लगातार वो जनता के बीच जा रहे हैं और कह रहे हैं कि 40 की 40 सीट जो है बिहार की, वो इस बार महागठबंधन के झोली में जाने वाली है। बिल्कुल, सपना देखने का अधिकार सबको है और मुझे अच्छा लगता है कि अगर ये जो जनता के बीच में जा रही हैं वो पिछले 5 साल में भी जनता के बीच में गई होती। मीसा जी का बयान देना मुझे बिल्कुल भी आश्चर्य में नहीं डालता। वो जिस परंपरा से आती हैं, जिस परिवार से आती हैं, अगर वो इस तरह की तानाशाही की बात करें, वो तो ये भी कह सकती हैं कि उस सत्ता में आएंगे तो सबका कत्लेआम करा देंगे। तेजस्वी जी रोजगार की बात कर सकते हैं क्योंकि उन्हें अपने सारे भाई बहनों को, लालू जी को, सबको रोजगार देना है। सिंगापुर से आकर वो रोहिणी आचार्य जी को रोजगार देते हैं क्योंकि अपने बच्चों को इतना सक्षम नहीं बना पाए कि किसी और क्षेत्र में वो रोजगार ले पाते। तो राजनीति में उन्हें रोजगार देना है और वो रोजगार दे रहे हैं। मीसा भारती जो कि पाटलिपुत्रा से कहें तो महागठबंधन के प्रत्याशी बनी है, वो बयान देते हैं कि नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी के कई कार्यकर्ता जब हमारी सरकार बनेगी तो जेल जाएंगे। इस पर हम बातचीत करेंगे, हमारे साथ एमएलसी सह प्रवक्ता है बीजेपी की, बातचीत करेंगे। क्या कहिएगा मीसा भारती को लेकर के इस तरह से बयान दिया है? मीसा जी का बयान देना मुझे बिल्कुल भी आश्चर्य में नहीं डालता। वो जिस परंपरा से आती हैं, जिस परिवार से आती हैं, अगर वो इस तरह की तानाशाही की बात करें, वो तो ये भी कह सकती हैं कि उस सत्ता में आएंगे तो सबका कत्लेआम करा देंगे। क्योंकि जिस तरह के गुंडा राज में उनके परिवार ने शासन किया है और जिसको मन करे वो मरवा सकते थे, जहाँ चाहे, जिनके समय में एक उद्योग बन गया था अपहरण, रंगदारी एक रोजगार था जिनके समय में, और जिनके समय में महिलाओं की सुरक्षा इस कदर लचर थी कि एक IAS की पत्नी चंपा विश्वास भी सुरक्षित नहीं थी। शिल्पी गौतम कांड होते थे और नरसंहार होते थे। तो अगर वो ये कहती हैं कि आके वो सबको जेल भेज देंगी तो तनिक भी आश्चर्य का विषय नहीं है। परंतु ऐसा दिवस स्वप्न वो देखती रह जाएंगी क्योंकि ना कभी नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी जैसा है, ना कभी वो सत्ता में आएंगे और ना वो कभी ऐसा सपना देख पाएंगे। लगातार वो जनता के बीच जा रहे हैं और कह रहे हैं कि 40 की 40 सीट जो है बिहार की, वो इस बार महागठबंधन के झोली में जाने वाली है। बिल्कुल, सपना देखने का अधिकार सबको है और मुझे अच्छा लगता है कि अगर ये जो जनता के बीच में जा रही हैं वो पिछले 5 साल में भी जनता के बीच में गई होती। मैं पाटलिपुत्रा लोकसभा से आती हूँ, 5 साल पहले भी गई होती। आप हमारे यहाँ देखिए, हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष डिप्टी CM सम्राट चौधरी जी, हमारे उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी और हमारा हर कार्यकर्ता लगातार जनता के बीच में होता है। हम सालों साल होते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 365 दिन जनता के बीच में होकर काम करता है। अगर उन्होंने वैसे काम किए होते तो शायद कुछ बेहतर उनके विषय में सोचती जनता। वो तो कह रहे हैं कि 17 महीने में जितना तेजस्वी यादव काम किया उतना आप लोग कहाँ किए? रोजगार देने की बात। देखिए, जो रोजगार की बात करते हैं उस पर एक स्पष्टता बहुत आवश्यक है। आपने अच्छा प्रश्न पूछा, मैं उसका जवाब जरूर देना चाहूँगी। तेजस्वी यादव गुनहगार हैं बिहार के युवा के। अब आप मुझसे पूछेंगे कि उन्होंने नौकरी दी, वो कैसे गुनहगार? वो इसलिए गुनहगार हैं कि उन्होंने एक सस्ती लोग, पहले तो मैं ये विषय क्लियर करना चाहूँगी, ये जो नियुक्तियों की बात थी, जो उन्होंने मेले में प्रमाण पत्र लोगों को दिए, नौकरियाँ दी, NDA सरकार के समय में तय किया गया था, अगर आपको पता हो। दूसरा विषय ये है कि जब वो नौकरी देने की बात करते हैं तो उन्हें सस्ती लोकप्रियता के लिए इतने आनंद फानंद में देते हैं कि ना वो गुणात्मक चीज़ें ठीक कर पाते हैं, ना मात्रात्मक चीज़ें ठीक कर पाते हैं। क्यों ये समय होता है कि वो इतने अच्छे गुणवत्ता वाले शिक्षक भी तय नहीं कर पाते या प्रशिक्षित नहीं कर पाते कि बाहर के प्रदेशों से लोग आकर बिहार के लोगों की हकमारी करते हैं। आप तो युवा हैं, संवेदनशील हैं। बिहार का एक युवा जब तैयारी करता है BPSC के शिक्षक की, तो एक व्यक्ति सपने नहीं देखता, उससे जुड़े हुए 100 लोग, उसके परिवार रिश्तेदार के लोग सपने देखते हैं। उन सपनों को आप तोड़ते हैं, उसकी आने वाली पीढ़ियों को खत्म करते हैं। एक व्यक्ति अगर शिक्षक बनता है तो उसके बच्चे, उसके माता पिता, उसके भाई बहन, और वो तैयारी कराता है अपने आसपास के लोगों को साथ में रख के, तो आप तो एक युवा के पूरे सपने को तहस नहस कर रहे हैं। किस रोजगार की बात करते हैं? हाँ, वो रोजगार की बात कर सकते हैं, तेजस्वी जी रोजगार की बात कर सकते हैं क्योंकि उन्हें अपने सारे भाई बहनों को, लालू जी को, सबको रोजगार देना है। सिंगापुर से आकर वो रोहिणी आचार्य जी को रोजगार देते हैं क्योंकि अपने बच्चों को इतना सक्षम नहीं बना पाए कि किसी और क्षेत्र में वो रोजगार ले पाते। तो राजनीति में उन्हें रोजगार देना है और वो रोजगार दे रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि आप लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, लेकिन इस बार जो है सीट अगर बांटने की बात की जाए तो एक भी महिलाओं को सीट नहीं दी है लोकसभा। देखिए, हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं। सबसे पहले तो आप देखेंगे तो हमारे यहाँ राज्यसभा भेजा गया धर्मशिला गुप्ता जी को, जो एक सामान्य कार्यकर्ता थी, किसी राजनीतिक पृष्ठभूमि से नहीं है, किसी परिवारवाद के कारण नहीं है। दूसरी, मैं आपके सामने बैठी हुई अनामिका सिंह पटेल, मुझे MLC बनाया भारतीय जनता पार्टी ने, एक कार्यकर्ता को, उसके काम को देखकर। मैं किसी पारिवारिक उसकी विरासत लोकसभा में एक भी सीट नहीं। लोकसभा में सीट बहुत सारे समीकरणों पे भारतीय जनता पार्टी एक परिवार की तरह है। हमें किसी का तुष्टीकरण नहीं करना होता है कि हमें उसी व्यक्ति विशेष को टिकट देना है, महिला को ही देना है, पुरुष को ही देना है। भारतीय जनता पार्टी तो संगठन में महिलाओं को 33% आरक्षण देती रही है और आगे भी देती रहेगी। आप परिवार में महिलाएं नहीं आती हैं? बिल्कुल आती हैं, तो दिया, तो मैंने आपको उदाहरण बताया। तो हमें तुष्टीकरण नहीं करना होता है कि हमें वर्ग विशेष का करना है या महिला विशेष का। मैंने आपको बताया तो धर्मशिला जी राज्यसभा गई, मैं MLC बनी आपकी आंखों के सामने। दोनों पिछड़ा वर्ग से आते हैं, वो पिछड़े की बात करते हैं।
धर्मशिला गुप्ता जी, मैं भी, अनामिका सिंह पटेल, हमें बनाया गया ना। और अभी देख रहे हैं प्रधानमंत्री जी के हर मंच पर हमारे यहाँ बहनों को कितना सम्मान मिल रहा है। तो एक विषय तय नहीं करता, आपके बड़े निर्णय तय करते हैं कि आप क्या सोचते हैं। धन्यवाद। आपका बड़े निर्णय तय करता है कि आप क्या सोचते हैं। ये हमारे साथ एमएलसी सह बीजेपी प्रवक्ता अनामिका सिंह पटेल थे। इन्होंने तमाम मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। आपका प्रतिक्रिया अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में रखेगा। आप देख रहे थे सच टॉक्स, मेरा नाम ऋषि है।